जी चौरे जो कि माजी विधायक है सांसद क्षेत्र के, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका जन्मदिन था, जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनका क्या संकल्प रहा और किस तरह से जन्मदिन आपका मनाया गया सर? सब ऐसा है कि जन्मदिन तो हर साल होता है। जन्मदिन मनाए जाने का कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था। जन्मदिन की तारीख है 8 जनवरी। लोग आते हैं, बधाई देते हैं और बहुत ही सादे तरीके से जो हमसे हो सकता है लोगों का स्वागत करते हैं। इसी प्रकार हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। कुछ विशेष रूप से कुछ होता नहीं है। एक बात जरूर है कि पहले कांग्रेस के लोग ज़्यादा आते थे। पिछले 1 वर्ष से हमारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण सभी आने लगे तो वो बधाई दे रहे हैं। क्या संकल्प रहा है आपका इस वर्ष को लेकर? देखिए, जीवन का कुछ उद्देश्य जरूर होना चाहिए और किसी का भी जीवन उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए। इसी तारतम्य में हमने किसानों को उन्नति करने के लिए, उनका जीवन सफल करने के लिए जीवन भर से एक संकल्प लिया हुआ है और उसी में हम लोग काम करते जाते हैं। कृषि में अच्छी चीज़ें क्या हो सकती है, किसानों की आय कैसी बढ़ाई जा सकती है, किसानों को जो समस्या आती है वो कैसे दूर की जा सकती है। कई बार विस्थापन की समस्या आती है, बांध के संबंध में हो, नहरों के संबंध में हो, उनका लाभ कैसे हो सकता है। अब वो समस्याओं के लिए हम जिस पार्टी में हैं उसकी मदद ले सकते हैं, सरकार में है उस सरकार की मदद ले सकते हैं, और यदि विपक्ष में है तो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़कर भी उनके मांग मंजूर कराने का काम हम लोग लगातार सतत करते आ रहे हैं। पिछले 35 सालों से ये काम हमारा जारी है और जन्मदिन के पूर्व संध्या में भी हम रात में यहाँ जो मोहगांव जलाशय निर्माण हो रहा है उसमें लगभग 300 जो पीड़ित किसान हैं उनके साथ शाम को जाकर हम लोगों ने समय बिताया, उनको ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए और उनकी भावनाओं से अवगत हुए, उससे सरकार को भी अवगत कराया। हाल ही में आपने कांग्रेस पक्ष छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, किस प्रकार का एजेंडा लेकर आप पक्ष में प्रवेश और किस प्रकार का मान सम्मान? देखिए, अब कांग्रेस की बात करना तो बेईमानी है क्योंकि कांग्रेस तो अब पक्ष बचा ही नहीं है। कांग्रेस में काम करने की कोई स्थितियां नहीं बची है। जीवन में यदि जनता के लिए कुछ काम करना है और राजनीतिक रूप से ही करना है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई पक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी न होकर कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जितना आप काम करेंगे उतना आपको काम करने का और मौका मिलेगा और इसीलिए काम करने के उद्देश्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियाँ हो, चाहे हमारे शिवराज जी की मध्य प्रदेश में नीतियाँ हो, और यह हमारे जो वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो भी पहले कांग्रेस में थे, हम उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए। उनको भी काम करने की लगन है और जनता के लिए काम करने के लिए उनके साथ काम करने का बेहतरीन मौका मिलेगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी या आप इच्छुक उम्मीदवार हो या क्या किस प्रकार का चित्र रहेगा? देखिए, पार्टी में हम इस उद्देश्य से बिल्कुल नहीं आए कि हमें कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का। पार्टी जो तय करेगी उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि अब भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। क्षेत्र के जिले के 7 विधायक हो या लोकसभा का सांसद हो, निश्चित रूप से भाजपा का बनेगा और संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत मजबूत है, यहाँ के कार्यकर्ता मजबूत है। उनको संगठित रखकर कोई भी किसी भी प्रकार की गुटबाजी न होने देते हुए यदि संगठित रखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम 7 विधानसभा में और छिंदवाड़ा जिले की लोकसभा में लहराएगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनमें संभ्रम की स्थिति है, क्या स्थिति रहेगी ओबीसी को लेकर और किस प्रकार का न्याय आप दिला देंगे ओबीसी? देखिए, देश की कम से कम 52% आबादी ओबीसी की है। ओबीसी में कई लोग हो सकता है उच्च स्तर पर हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग निचले स्तर पर जी रहे हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण का पैमाना होना चाहिए और बिना जांच परखे ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए। उसकी चर्चा, उसकी जांच
और उसके बड़े पैमाने पर उसका एक सर्वे होना चाहिए, उसी के बाद आरक्षण पर कोई विचार होना चाहिए, वरना जो निचले तबके के लोग हैं उनको आरक्षण देकर लाभ दिया जाना चाहिए। कोविड कार्यकाल में आपने किस प्रकार की सेवा प्रदान की है जरूरतमंद? देखिए, कोविड या कोरोना कोई बंदूक की गोली नहीं है कि जो आते से ही किसी को मार डालती है। वो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे शरीर में डेवलप होती है। शुरुआत में ही उसको दवाइयों का यदि डोज मिल जाए, छोटी सी जो सर्दी खांसी की दवाइयाँ होती है वो भी यदि मिल जाती है समय पर, तो वो बीमारी बड़ी बनने से बचती है। और इसी काम के लिए हम लोगों ने पंडराखेड़ी क्षेत्र हो या आदिवासी क्षेत्र हो, वहां पर प्राथमिक उपचार की सभी दवाइयाँ हम लोगों ने वितरित की, हमारी टीम ने वितरित की और सैकड़ों लोग कई गांव के हम लोगों ने बीमार होने से बचाए। जो हमारे ग्रामीण स्तर पर डॉक्टर है उन लोगों ने भी बहुत अच्छी सेवाएं दी। उसमें पूरा काम हम लोगों ने किया कि जिससे बड़ी बीमारी बनकर न उभर के आए, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में उसका असर कम रहा। इसलिए हम लोग ईश्वर को भी इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। कोविड की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। इस कोविड की तीसरी लहर को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? पहली बात तो यह है कि लगभग देश के 80 करोड़ लोगों को सिंगल डोज या डबल डोज लग चुका है। इसलिए अभी तो ये उम्मीद कम है कि महामारी का रूप ये कोविड की तीसरी लहर लेगी, लेकिन इसमें ये लहर तो है ही, बीमार पड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है और ज़्यादा नुकसान होने से बचने के लिए जिस प्रकार दूसरी लहर में नुकसान हुआ, हमें तीसरी लहर में नुकसान नहीं होने के लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से ये जागरूकता का काम हम लोग करेंगे विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यमों से, आपके माध्यमों से और सभी माध्यमों से। हम लोग चाहेंगे कि भीड़ भाड़ से बचे, भीड़ भाड़ वाले आयोजनों से बचे और सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा, प्रिंट मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके जो संचार के माध्यम से हम लोग सूचना पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाएं, लेकिन आपस में संपर्कों में ध्यान दें, कमी करें। ये लहर बहुत ज़्यादा दिन की नहीं है, 1-2 महीने में ये लहर भी समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र की हत्या जनता के पास जाने के बाद नहीं होती। सभी लोग इस्तीफा देकर जनता के पास गए, जनता से पूछा कि किसको आना चाहिए, जनता ने तय कर दिया। जनता ने जिसको वोट देकर भेजा उसमें लोकतंत्र की कहीं हत्या नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का पालन करती है और जनता ने दिखा दिया कि इस्तीफा देने के बाद भी लोगों ने किसको चुन कर दिया। और आज चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है, किसी की हत्याई हुई सरकार काबिज नहीं है। नए साल का क्या संदेश रहेगा? सब नए साल में यही संदेश है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश और देशवासियों के लिए कि जैसे 2 साल बीते ऐसा ये साल न हो। ये साल खुशहाली का रहे, उन्नति का रहे, प्रगति का रहे, सुख शांति का रहे और जनता को इससे राहत मिले। जनता बहुत राहत की उम्मीद में है और ईश्वर से, अल्लाह से सभी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आने वाला वर्ष 2022, 2023 जो भी आने वाला समय है वो अच्छा रहे। थैंक यू सर।